Dear student, today we will discuss about the views of human nature, Hobbes views of human nature. हॉब्स जो है वह अपने पॉलिटिकल आइडियाज में, पॉलिटिकल थॉट्स में एक ऐसी सरकार या एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी अथॉरिटी को स्टेबल करना चाहता था जो स्टेट के अंदर चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करे। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर दी। उसका जो मोटिव था वो मोटिव था कि एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट स्टेबल किया जाए जो पूरी तरह से एब्सोल्यूट पावर को यूज करती है। उसने जो है इस क्रम में, इस सीरीज में उसने क्या किया कि हॉब्स ने सबसे पहले अपना जो कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि आप पहले यह जाने कि हॉब्स को जाना किस लिए जाता है। हॉब्स को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी अगर किसी चीज़ के लिए है तो उसके बुक लेवियाथन के लिए। और लेवियाथन में उसने जो ओरिजिन ऑफ स्टेट दिया है, ओरिजिन ऑफ स्टेट का जो उसने कॉन्सेप्ट दिया है वह पूरे वर्ल्ड के लिए एक न्यूली कॉन्सेप्ट था। हालांकि वह उस तरह का कॉन्सेप्ट 3 लोगों ने दिया, लेकिन हॉब्स वह पहला विचारक था और हॉब्स वह पहला पॉलिटिकल थिंकर था जिसने स्टेट ओरिजिन के इस थियरी को, जिसको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी कहा जाता है, सामाजिक समझौता सिद्धांत कहा जाता है, उसको जो है फॉर्म किया या वो उस तरह का विचार दिया। एक्चुअली हॉब्स से पहले जो स्टेट ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट था, स्टेट ओरिजिन की जो धारणा थी, स्टेट ओरिजिन के लिए जो विचार था, वह जो है डिवाइन कॉन्सेप्ट पे था, डिवाइन थ्योरी के रूप में स्टेबल था। डिवाइन थ्योरी का मतलब यह था उस समय के वर्ल्ड के जितने भी रिलीजन हो या फिर जितने भी कंट्रीज हो, हर जगह सिर्फ एक ही तरह का कॉन्सेप्ट लागू था, वह था डिवाइन कॉन्सेप्ट। डिवाइन कॉन्सेप्ट वर्ल्ड का सबसे एंशियंट, सबसे प्राचीन जो है वह एक थियरी है, कॉन्सेप्ट है जो स्टेट ओरिजिन के बारे में है, जिसमें यह कहा जाता है, चाहे वो ईसाई रिलीजन हो या फिर क्रिश्चियनिटी हो या फिर इस्लामिक हो या फिर हिंदुइज्म हो, हर धर्म में राज्य की उत्पत्ति का, स्टेट ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट है वह डिवाइन कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक, थोड़ा बहुत अंतर होगा, लेकिन उनका उसका जो मेन जो मीनिंग है या मेन जो थीम है या मेन ऑब्जेक्टिव है वो सेम है कि द मोनार्क इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। जो राजा है, जो प्रतिनिधि है, जो मोनार्क है, जो शासक है, जो प्रिंसिपलिटी है, वह जो है क्या है, वह रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, ईश्वर का प्रतिनिधि है। क्योंकि ईश्वर जो है वह स्वयं शासन करने नहीं आ सकता। राजा स्वयं धरती पे, ईश्वर जो है स्वयं राजा बन के धरती पे शासन करने नहीं आ सकता। वह ईश्वर जो है वह यहाँ पे धरती पे रुक नहीं सकता। तो इसलिए जो है उसने क्या किया, उसने राजा के रूप में अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को शासन करने के लिए भेज दिया। हर स्टेट ओरिजिन के, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, उसके पीछे एक जो है, एक कह सकते हैं एक इमेजिनेशन होती है, एक इमेजिन जो है स्टोरी होती है कि चारों तरफ अनार्की की सिचुएशन थी, चारों तरफ जो है वह अराजकता फैली हुई थी, लोग एक दूसरे के शत्रु बने हुए थे, लोग जो है एक दूसरे के दुश्मन थे, कोई कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं था, हर इंसान को दूसरे इंसान से खतरा था। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लोग जो है वह अपने अपने जो हिंदू धर्म के लोग हैं वह ब्रह्मा जी या भगवान जी के पास गए, ईसाई जो है वह गॉड के पास गया, बाकी जो इस्लामिक लोग हैं वो हो सकता है अल्लाह के पास, या फिर इस तरह का उनका भी कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह जो है वो खुद नहीं आ सकते, तो उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है खलीफा के रूप में यहाँ भेजा। तो हर धर्म के लोग यह कहते थे कि वह अपने जो उनके जो ईश्वर हैं, उनके जो गॉड हैं, उनके पास उन्होंने वह उनका जो एक डेलीगेशन है वो मिलने गया और उन्होंने उनसे बताया कि ऐसी स्थिति है और इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। तो उन लोगों ने किसी एक व्यक्ति को जो है, किसी एक व्यक्ति को उन्होंने अपना या फिर उसका जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव घोषित किया और उसे जो है धरती का या उस जगह का, उस देश का राजा घोषित कर दिया। इस तरह जो मोनार्की था या जो प्रिंसिपलिटी थी या फिर जो प्रिंसली स्टेट थे, वह जो है अपने पावर को डिवाइन कॉन्सेप्ट से या गॉड के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपने आप को स्टेबल करके वह शासन सत्ता चला रहे थे। और यह जो कॉन्फ्लिक्ट था यह तब तक चलता रहा जब तक रेनेसा नहीं आया। रेनेसा के बाद जब लोग अवेयर हो गए, लोगों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि यह जो भय है, यह भय केवल ईश्वर की सत्ता को बनाए रखने के लिए, ईश्वर में आस्था को जगाए रखने के लिए, या फिर
तो जो उस भय के द्वारा सत्ता का प्रभाव जनता पर बनाने के लिए उस सत्ता को, उस ईश्वर के प्रभाव को, ईश्वर के नाम को यूज किया जा रहा है। तो रेनेशा के बाद एक नया वर्ग उदित हुआ जो जिसे कहा जाता है कि वह जो है वह जो ज्ञान का पुनरुत्थान था, या फिर ये कह लो कि रेनेशा ऑफ नॉलेज था। तो उसके बाद एक नया क्लास या नया वर्ग जो डेवलप हुआ, उसने इस चीज को महसूस किया कि ईश्वर जो है, ईश्वर के नाम पे हमारे जो शासक हैं, हमारे जो रूलर हैं, वह जो है वह एब्सोल्यूट पावर यूज कर रहे हैं, वह जो है हमारा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर के भय से, ईश्वर का डर दिखा के वह जो है अपनी मनमानी सत्ता को, अपने जो है मनमाने पावर को, अपने एब्सोल्यूट पावर को, अपने अनबैरिकेटेड पावर को यूज कर रहे हैं और लोगों के ऊपर इसका गलत प्रभाव डाल रहे हैं। तो एक वर्ग जो इसका समर्थन करता है, दूसरा वर्ग इसका विरोध करता है। तो यह जो कॉन्फ्लिक्ट है, यह कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। हॉब्स जो है वह इस कॉन्फ्लिक्ट को, क्योंकि हॉब्स यह जान चुका था कि डिवाइन कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर कोई आइडियोलॉजी डेवलप की जाती है तो अब उस आइडियोलॉजी का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि लोगों ने डिवाइन कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया है। लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि ईश्वर का राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, क्योंकि राजा जो है अगर ईश्वर का प्रतिनिधि है तो फिर राजा अत्याचारी क्यों है? ईश्वर तो अत्याचार नहीं करता, ईश्वर अपने लोगों पे को भय नहीं दिखाता, ईश्वर तो प्रेम करता है। वह प्रेम, शांति, सौहार्द, भाईचारा और जो है कोऑपरेशन का सिंबल है, न कि वह अत्याचार का सिंबल है, न कि वह सोशल एक्सप्लॉइटेशन का सिंबल है। तो अगर ईश्वर जो है ईश्वर का प्रतिनिधि है, राजा अगर ईश्वर का प्रतिनिधि है तो फिर वो एक्सप्लॉइटेशन क्यों कर रहा है? वह शोषण क्यों कर रहा है? वह जो है अत्याचार क्यों कर रहा है? वह इस तरह के पाप क्यों कर रहा है? तो ऐसी स्थिति से हॉब्स को यह पता चल गया था कि अब जो है इन सारी चीजों को संभालना मुश्किल है। तो हॉब्स ने एक नए तरह के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और उसने कहा कि जो सरकार स्थापित होगी वह लोगों की सहमति से होगी, लोगों के कंसेंट से होगी। लोग जो है वह उस पर एग्री करेंगे और वह लोगों द्वारा बनाई गई सरकार होगी। भले ही वह एब्सोल्यूट पावर यूज करे, भले ही वो ऑटोक्रेटिक पावर यूज करे, लेकिन वह होगी कैसी? लोगों की सहमति से, लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार होगी। तो उन्होंने इसके लिए जो बेस बनाया, आखिर प्रश्न उठेगा ना कि सरकार चाहिए क्यों? भाई सरकार किस लिए चाहिए, यह प्रश्न उठ सकता है। तो वह इसके लिए एक जो है एक कॉन्सेप्ट, एक जो है इमेजिनेशन या फिर एक जो है इमेजिन कॉन्सेप्ट देता है। वह कहता है कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्यों चाहिए सरकार? तो कहता है इसके लिए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव। अब हम आते हैं उसके मानव स्वभाव संबंधी विचार पे। हॉब्स जो है वह जब मानव स्वभाव की बात करता है, मैंने आपको जब मैकियावेली पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि मैकियावेली जो है जब ह्यूमन नेचर की बात करता है तो चूंकि वह एक जो है वह एडमिनिस्ट्रेटर था, या फिर एक जो है वह चूंकि वह जो है वह एक डिप्लोमेट था, एडमिनिस्ट्रेटर था, या फिर एक फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहा था। तो उसने इटली के साथ साथ वर्ल्ड के और इस अन्य सारे देशों की भी लोगों से वह ट्रीटीज में जाता था, कॉन्फ्रेंसेस में जाता था, वह तरह तरह की मीटिंग्स होती थी उसमें जाता था, वह डेलीगेशन के रूप में जाता था। तो उसने वहां जा जा के लोगों को देखा था। सेम उसी तरह हॉब्स ने भी जो ऑब्जर्व किया, उसने इंग्लैंड के पब्लिक को या फिर अगल बगल अपने कंट्री, जो इंग्लैंड के अगल बगल उसके जो पड़ोसी हैं उनके लोगों को जो जब उसने ऑब्जर्व किया, उनको एनालाइज किया, तो उसको यह महसूस हुआ कि स्थिति जो भी हो, देश जो भी हो, समय जो भी हो, नेचर सबका, सारे ह्यूमंस का नेचर सेम है। तो उसने यह जो है उसने ह्यूमन नेचर के बारे में बताते हुए कहा कि मैन जो होता है, ह्यूमन जो होता है, वह सेल्फिश होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, इगोइस्टिक होता है, वह सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसके सारे काम सेल्फ इंटरेस्ट पे डिपेंड होते हैं। वह जो है अपने इंटरेस्ट के अलावा और किसी बात को नहीं सोचता है। उसका यह मानना था कि इंसान जो है वह फिकल होता है, इंसान जो है वह इतना सेल्फिश होता है कि वह छोटी छोटी चीजों के लिए भी कोई बड़ा से बड़ा कदम उठा लेगा। वह कहता है कि इंसान तीन चीजों से गवर्न होता है। वो तीन चीजें क्या क्या है? वह कहता है कि पहला है कंपटीशन,
कंपटीशन, पहला कंपटीशन है, दूसरा डिफिडियंस है और तीसरा है ग्लोरी। वह कहता है कि हर इंसान यह चाहता है कि उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे और वह सबके साथ कंपटीशन में रहता है। वह सोचता है कि वह सबसे बेहतर है, वह सोचता है कि जो भी अच्छी चीज है वह उसकी है। वह जो है वह बाय नेचर ऐसा होता है कि वह जिसे पसंद करता है उसे सर आंखों पे बिठा लेता है। वह जिसे पसंद करता है वह उसकी तारीफ के पुल बांध देता है। वह जिसे पसंद करता है उसमें उससे ज्यादा अच्छाई किसी में दिखती ही नहीं है। जब वह किसी को पसंद करने लगता है तो उसे लगता है कि दुनिया के सारे अच्छाई, सारे गुण, सारी क्वालिटी उसी में है। और जब वह किसी से नफरत करने लगता है, जब वह किसी से घृणा करने लगता है, तो वह जो है फिर उसकी कमियां खत्म ही नहीं होती। वह इतना सेल्फिश है कि वह यही नहीं जानता कि उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। एक लक्ष्य के बाद वह दूसरे लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाता है, क्योंकि उसकी अंतिम लक्ष्य जैसी कोई चीज ही नहीं होती। वह परिस्थितियों का गुलाम होता है। वह जो आज कोई चीज उसको पसंद आ गई तो फिर उसे कल दूसरी चीज पसंद आ जाएगी। तो हॉब्स कहता है कि ह्यूमन नेचर जो है वो क्षणिक है, कंपटीटिव है और सेल्फिश है। इंसान जो है वह ग्लोरी के पीछे भागता है। वह चाहता है कि लोग उसे जाने, लोग उसे पसंद करें, लोग सिर्फ उसी को पूछें। वह कहता है कि इंसान का अंतिम लक्ष्य निश्चित ही नहीं हो सकता और न कभी होगा, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है कि उसे एक चीज के बाद दूसरी चीज पसंद आ जाती है। हॉब्स कहता है कि वह जो है, इंसान जो है वह लगातार अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रेरित रहता है। वह सारे काम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के बेस पे करता है। वह जो करता है, जो सोचता है, जो चाहता है, वह सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के बेस पे ही चाहता है। वह हमेशा दूसरे के साथ कंपटीशन में लगा रहता है। स्थिति इतनी अनार्कीफुल होती है कि हर इंसान दूसरे के साथ कंपटीशन में है, दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। हॉब्स का कहना है कि मनुष्य जो है, सभी मनुष्य समान है और समान है इसलिए उनकी इच्छाएं भी समान है। हर व्यक्ति को, हर इंसान को एक ही चीज पसंद आ जाती है और इस पसंद आई चीज को पाने के लिए सब प्रयासरत रहते हैं। इसीलिए जो सोसाइटी है, सोसाइटी में सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि अगर यह पेन है तो हॉब्स के ह्यूमन नेचर के हिसाब से इस पेन को पाने के लिए सभी प्रयासरत होंगे। सब चाहेंगे कि यह पेन मुझे मिल जाए, यह पेन मुझे मिल जाए, और इसके लिए उनमें कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन, यह दो तरह की भावनाएं उनके अंदर जागृति होंगी, रहेंगी। वह कहता है कि मनुष्य जो है वह पशुओं के समान है। वह जो है वह एकदम, उसका नेचर एनिमल की तरह है, जो सिर्फ और सिर्फ अपना हित चाहता है, अपने लिए चाहते हैं। उसका कोई मूल उद्देश्य नहीं है, न ही उसका कोई अंतिम लक्ष्य निर्धारित है। वह परिस्थितियों का गुलाम है, वह अपनी भावनाओं का गुलाम है। उसकी भावनाएं उसे जो चाहे वो करा सकती हैं। और यह जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन के लिए यह स्थिति इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि सब लोग समान हैं। और जब सब समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब समान है, चाहे वो शारीरिक दृष्टिकोण से हो चाहे बौद्धिक दृष्टिकोण से हो। जब सारे लोग समान हैं तो सबको वह चीज चाहिए जो उनके लिए जरूरी है। उसके बाद उस चीज के लिए वह सारे लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है, एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही होना है जब कोई किसी एक ही वस्तु के पीछे सभी लोग पड़ जाएंगे। तो वह कहता है कि इंसान इतना स्वार्थी है कि जो चीज उसे मिल जाती है उसकी वो कदर नहीं करता, और जो उसके पास नहीं होती है वो उसी के पीछे भागता है। ये इसके नेचर में है। और इस नेचर के करते ही, इसी नेचर के कारण उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसका जो विवाद है, उसका जो कंपटीशन है, वह इतना टफ है कि हर इंसान को हर वो अच्छी चीज अपने ही पास चाहिए। चाहे अगर वह अच्छी चीज अगर उसे मिल जाती है तो फिर वह दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाता है। मतलब उसके अंदर संतुष्टि जैसी कोई चीज नहीं है। वह हमेशा से स्वार्थी रहा है, ईर्ष्यालु रहा है, झगड़ालू रहा है। वह जो है किसी के साथ कोऑपरेशन नहीं दिखा सकता, वह किसी की हेल्प नहीं कर सकता। वह हर इंसान के साथ कंपटीशन में है और इस कारण से हर इंसान से कॉन्फ्लिक्ट है। वह कहता है कि वह अपनी भावनाओं का इतना गुलाम है कि उसकी भावनाएं उसे चाहे तो कुछ भी करा सकती हैं। वह, उसका जो स्वार्थ है, उसकी जो इच्छाएं हैं वह अनंत है, और उन अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है, वह कुछ भी कर सकता है।
अब ऐसी सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए, बाहर कैसे निकले? तो हॉब्स कहता है कि वह जो है उसका नेचर है, और नेचर को बदलने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम है। हालांकि मैकियावेली कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेचर को कंट्रोल करने के लिए दो रास्ते हैं, भय और प्रेम। हॉब्स भी कहीं ना कहीं भय और प्रेम की बात करता है, लेकिन हॉब्स जो है प्रेम से ज्यादा भय का महत्व देता है। हॉब्स जो है वह एक डिप्लोमेटिक जो है पर्सनालिटी की बात करता है, जबकि हॉब्स कहता है कि नहीं, वहां पे उसको रोकने के लिए एक एब्सोल्यूट या ऑटोक्रेटिक मोनार्क होगा जो उसको या फिर उसके पावर को, जो पब्लिक के इस नेचर को कंट्रोल करेगा, पब्लिक को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा, और इसके लिए एब्सोल्यूट पावर ही चाहिए। हॉब्स का ह्यूमन नेचर जो है वह इच्छा और अनिच्छा के इस जाल में के ताने बाने में चलता रहता है। वह कहता है कि इच्छा अनंत है और अनिच्छा आ ही नहीं सकती। वह जिसे पसंद करता है, जिस चीज की तरफ आकर्षित होता है, वह उसको जो है उसको पाने के लिए या फिर उसकी तारीफ में वह कुछ भी करने को तैयार होता है। उसको पाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन जिस चीज को वह नापसंद करता है, वह जो चीजें उसे पसंद नहीं है, उसके लिए जिससे वह घृणा करता है, उसको वह किसी भी हद तक गिरा सकता है, किसी भी हद तक उससे दूर जा सकता है। तो वह जो है उसकी इच्छाएं अनंत है। वह हर वो चीज पाना चाहता है जो उसे दिखाई देती है, जो उसे अगर आज कुछ भी दिखाई दे दिया, या फिर अगर वो किसी दूसरे के पास कोई भी चीज देखता है, तो वह सोचता है कि वह चीज उसके पास होनी चाहिए, और वह उसके पास क्यों नहीं है, और वह इसी काम में लग जाता है कि आखिर वह चीज हमें कैसे प्राप्त हो, वस्तु हमें कैसे प्राप्त हो। हॉब्स कहता है कि इस सारे मानव, जो उसके मानव का स्वभाव है, यह सारा जो ह्यूमन नेचर है, इस ह्यूमन नेचर के पीछे उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वह यह है कि वह सेल्फ सेंटर्ड होता है। वह जो है वह अपने आप को सेल्फ प्रिजर्वेशन की भावना से, या उसकी जो फीलिंग है, उसका जो नेचर है, वह सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव के बेस पे है, और वह है सेल्फ प्रिजर्वेशन, आत्मरक्षण या आत्म सुरक्षा। वह कहता है कि वह इतना डरपोक है कि वह जो है पहले लोगों को डराने की कोशिश करता है। वह एक डरा हुआ इंसान है। ह्यूमन बीइंग या मनुष्य जो है वह एक डरपोक किस्म का इंसान है, जो भय का एक माहौल बनाता है, जो ये लोगों को डराने का माहौल बनाता है, जो खुद डरा हुआ है। वह लोगों को डरा के धमका के अपना काम कराना चाहता है, लेकिन अंदर से वह खुद ही डरा हुआ है। अगर उसको दूसरे से भय रहता है तो वह उससे दूर भाग जाता है। वह कहता है कि उसकी मानव स्वभाव का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो मुख्य उद्देश्य है, वह सिर्फ और सिर्फ आत्म परीक्षण है, आत्मरक्षण है, और वह जो है सेल्फ प्रिजर्वेशन की धारणा से प्रेरित होकर ही सारे काम करता है। वह जितने भी स्टेप उठाता है, चाहे वह उसका स्वार्थ हो, चाहे वह सेल्फ सेंटर्ड हो, चाहे वह सेल्फ इंटरेस्ट से प्रभावित हो, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य है, उसकी जो मूल भावना है, उसका जो काम है, उसका जो मूल आदर्श है, वह यही है कि उसे किसी भी तरह, किसी भी कीमत पे अपना खुद की सुरक्षा करना है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा भय, सबसे ज्यादा थ्रेट स्वयं को लेके ही है। वह सबसे ज्यादा प्रेम भी स्वयं से करता है, और स्वयं के लिए ही वह सारे काम करता है। वह कहता है कि उसका जो सेल्फिश नेचर है, वह जो इगोइस्टिक है, वह जो फिकल है, वह जो ग्लोरी के पीछे भाग रहा है, उसके पीछे उसकी सिर्फ एक ही कामना है, एक ही इच्छा है कि वह एक अच्छी लाइफ और एक फुल लाइफ जो सरवाइव करे, सिक्योरिटी फुल लाइफ सरवाइव करे। क्योंकि वह जानता है कि हर इंसान से खतरा है, क्योंकि अगर कोई भी चीज अगर उसे पसंद है और दूसरे को भी पसंद है, तो इस स्थिति में उसे उस सामान को प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ डायरेक्ट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, या वार में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, क्योंकि बिना युद्ध के वो देगा नहीं, बिना विवाद के, बिना कॉन्फ्लिक्ट के, बिना झगड़े के वो देगा ही नहीं। तो उसके लिए उसे हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो अगर ऐसी सिचुएशन है, तो इसका मतलब है कि किसी के भी जीवन, हर इंसान के लाइफ पे एक थ्रेट है, एक हिडन थ्रेट है कि हर इंसान से खतरा है।
अगर कोई चीज किसी को पसंद आ गई और उसके पास है तो इसका मतलब है कि उसका स्वार्थ, उसका सेल्फ इंटरेस्ट, उसका जो है सेल्फ सेंटर्ड होना इस बात के लिए प्रेरित कर सकता है कि वह जो है उसकी हत्या कर दे, उसका मर्डर कर दे और उसकी हत्या या मर्डर करके वह उस वस्तु को प्राप्त कर ले। तो हर इंसान दूसरे से कंपटीशन में है, तो हर इंसान का दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट है और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, इसके लिए जो है वह हमेशा इस बात के लिए परेशान भी रहता है, क्योंकि हर इंसान को हर इंसान से खतरा है और हर इंसान की एक ही ऑब्जेक्टिव है, वह है सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो हॉब्स जो है यह कहता है कि जब मनुष्य सेल्फ प्रिजर्वेशन की भावना से प्रेरित होकर सारे काम करता है लेकिन फिर भी वह इतना स्वार्थी होता है, वह इतना स्वार्थी है कि वह जो है अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर, अपने स्वार्थ से प्रभावित होकर वह कुछ भी करने को तैयार रहता है। वह इसकी चिंता नहीं करता, वह सिर्फ एक ही चिंता करता है कि किसी भी तरह उसके जीवन पे किसी तरह का कोई खतरा ना आए, उसके सेल्फ प्रिजर्वेशन पे किसी तरह का कोई थ्रेट ना हो, उसके लाइफ पे किसी तरह का कोई थ्रेट ना हो। वह हर तरफ, वह हर समय सिर्फ अपने आप को सुरक्षित फील करे। इसलिए जो है हॉब्स के विचार, जब मानव संबंधी विचारों का हम अध्ययन करते हैं तो उसमें यह रियलाइज होता है कि वह मानव स्वभाव की व्याख्या करने के साथ साथ वह यह बताता है कि इंसान जो है वह सिर्फ एक भावना से सबसे ज्यादा प्रभावित है और वह भावना है आत्मरक्षण का, सेल्फ प्रिजर्वेशन का। थैंक यू।